नमस्कार। आज का टॉपिक है ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति। हरित क्रांति से अभिप्राय है देश के सिंचित और असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बोनी प्रजाति के बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। इस हरित क्रांति शब्द का जो प्रयोग है वह सर्वप्रथम USAID के भूतपूर्व निदेशक विलियम गॉड ने किया था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1967 से 68 में प्रारंभ हुई और इसका श्रेय जाता है प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग, जिनको कि इनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इनके द्वारा वीट की डॉर्फ वैरायटी को प्रोड्यूस किया और वहाँ से उसको भारत लाया गया, भारत में इम्प्लीमेंट किया गया उसका। और भारत में हरित क्रांति का जो श्रेय है और ये जो है नॉर्मन बोरलॉग, इनको हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, माना जाता है। और इनके द्वारा गेहूं की डॉर्फ वैरायटी कल्याण सोना और सोनालिका इनको इंट्रोड्यूस किया और ये वैरायटी भारत में गेहूं की प्रचलित प्रजातियों में से है। वैसे तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का वास्तविक जो मतलब है, वास्तविक अर्थ है कि जो कार्य है ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए की गई क्रांति है। और इसके अंदर जो कार्य किए गए तो उसका जो वास्तव में जो मतलब है कि वो वास्तव में कार्य क्या है, एक श्रृंखला में किए गए अनुसंधान कार्य तथा तकनीकी का विकास है, जिसके द्वारा कृषि क्षेत्रों में अधिक उत्पादन क्षमता वाली वैरायटीज़, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और सिंचाई की सुविधाओं के साथ इनका जुड़ाव करना तथा मल्टीपल क्रॉपिंग और आधुनिक साधन जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर आदि का प्रयोग करके अनाज की उन्नत किस्म और अधिक उत्पादन करना होता है। और ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है ये इसके दो फेज़ हैं। पहला चरण है 1960s में, जो कि केवल गेहूं के उत्पादन से संबंधित था, और द्वितीय चरण जो है वो 1980s में, जो कि चावल के अधिक उत्पादन से संबंधित था। इस प्रकार जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के द्वारा जो नई वैरायटीज़, जो बोनी प्रजातियों, संकर और बोनी प्रजाति के बीजों का प्रयोग करते हैं, तो ये जो बोनी प्रजाति प्राप्त होती है, ये बोनी प्रजाति जो है वो डिसीज़ रेजिस्टेंट होती है। ड्रॉट और जो वायु के द्वारा जो हानि होती है, सूखे के द्वारा जो हानि होती है, वर्षा आदि से जो हानि होती है, उन सभी से ये रेजिस्ट वैरायटी होती है। मतलब इस प्रकार की प्रजातियों के अंदर जो डिसीज़ हो जाती है, जैसे गेहूं में पक्सिनिया के द्वारा जो डिसीज़ होती है, तो इस तरह से जो डिसीज़ हो जाती है उनसे ये बचा के रखती, इनसे रेजिस्ट होती हैं ये। मतलब इनमें डिसीज़ नहीं हो पाती है, या कह लो कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या वो ऑर्गेनिज्म उन पे अफेक्ट नहीं कर पाता है। अब इस हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कृषि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। कृषि के आगतों में गुणात्मक सुधार हुए हैं और गुणात्मक सुधार के फलस्वरूप देश में कृषि उत्पादन बढ़ा है और खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता आई है। व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा मिला है। गेहूं, गन्ना, मक्का, बाजरा आदि फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि हुई है। हरित क्रांति के द्वारा जो भारत को कई मात्रा में अनाज का आयात करना पड़ता था, तो वो बहुत कम हो गया है, या तो नहीं के बराबर ही आयात हो गया है। अब आते हैं हम उत्पादन में हुए सुधार जो है वो किस रूप में हमको दिखते हैं, या किस रूप से हमको उत्पादन के सुधार हैं। तो पहला जो है वो कृषि में तकनीकी एवं संस्थागत सुधार हुए हैं। जैसे पहले तकनीकी का इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में होता था, अब काफ़ी ज़्यादा हम तकनीकी का सुधार करने लगे, तकनीकी का उपयोग करने लगे हैं। जैसे सबसे पहला है इसके अंदर रासायनिक उर्वरक का प्रयोग। तो
जो नवीन कृषि नीति है उसके परिणाम स्वरूप हमको रासायनिक उर्वरकों के उपभोग की, मतलब आज ज़्यादातर सभी लोग रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं। उन्नतशील बीजों के प्रयोग में वृद्धि हुई है। देश में अधिक उपज देने वाली उन्नतशील बीजों का प्रयोग बढ़ा है और बीजों की नई किस्मों की खोज की जा रही है, जिससे कि अधिक उपज देने वाले कार्यक्रम गेहूं, धान, बाजरा, मक्का, ज्वार आदि फसलों पर लागू किया गया है। और सबसे ज़्यादा जो हमको सफलता मिली है वो गेहूं की फसल में सबसे अधिक सफलता प्राप्त हुई है। इसके बाद सिंचाई की सुविधाओं का विकास हुआ है कि नई विकास नीति के अंतर्गत देश की सिंचाई सुविधाओं में तेज़ी से विस्तार हुआ है। पौध संरक्षण की जो खरपतवार, कीट और इन फसलों से आदि से बचाने के लिए फसलों को इन सभी चीज़ों से, खरपतवार हैं, कीट हैं, इन सभी से बचाने के लिए पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है, पेस्टिसाइड को उपयोग में लाया जाता है। फिर बहुफसली कार्यक्रम, तो एक ही भूमि पर वर्ष में एक से अधिक फसल उगाकर उत्पादन को बढ़ाना है कि, और उस उत्पादन के साथ साथ हम उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ भूमि की जो फर्टिलिटी है वो भी नष्ट नहीं होनी चाहिए। मतलब हम जो उत्पादन बढ़ा रहे हैं उससे भूमि की उर्वरा शक्ति जो है वो भी नष्ट नहीं हो रही है और इकाई क्षेत्रफल से हमको अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना है। ये बहुफसली कार्यक्रम होता है। आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो आधुनिक कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, हार्वेस्टर है, डीजल और बिजली के पंप सेट है आदि का उपयोग किया जाता है। कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है। इस योजना में पहले व्यक्ति को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है और फिर इनसे सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए कहा जाता है। इसके लिए इनको बैंकों से ऋण वगैरह की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है। और इस तरह के सेवा केंद्रों से जो व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं वो दूसरे लोगों को मदद पहुंचाते हैं कि पैदावार किस तरह से बढ़ाई जाए, या उनको प्रशिक्षण देते हैं, उनको सलाह देते हैं। इसके बाद कृषि उद्योग निगम की सरकारी नीति के अंतर्गत 17 राज्यों में कृषि उद्योग निगम की स्थापना की गई है और इन निगमों का कार्य होता है कृषि उपकरण की आपूर्ति करना। फिर विभिन्न निगमों की स्थापना की गई है इस योजना के अंतर्गत। तो राष्ट्रीय बीज निगम, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 1963 में इनकी स्थापना की गई है और नेफेड की स्थापना की गई है और कृषि संबंधी वस्तुओं के आयात और निर्यात का करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। और इस प्रकार राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ नेफेड जो है वो प्रबंधन और विपणन कृषि संबंधी वस्तुओं का आयात निर्यात करता है। अब आते हैं मृदा परीक्षण। तो इसका उद्देश्य है कि भूमि की उर्वरक शक्ति का पता लगाना और कृषकों को उसके अनुसार रासायनिक खाद और उत्तम बीजों के प्रयोग की सलाह देना। फिर भूमि संरक्षण, कृषि योग्य भूमि को क्षरण से रोकने के लिए, जैसे और उबड़ खाबड़ जो भूमि है उसको समतल बना के कृषि योग्य बनाना। और इस तरह के जो कार्यक्रम है ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान में तेज़ी से लागू किए जा रहे हैं। कृषि शिक्षा और अनुसंधान, तो कृषि शिक्षा का विस्तार करने के लिए पंतनगर में पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। फिर दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो है कृषि उत्पादन में सुधार, जो कि हरित क्रांति का एक मेन मोटो है। तो उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, इसके लिए गेहूं, मक्का, धान, बाजरा और ज्वार के उत्पादन में वृद्धि हुई है। जो 2 चरणों में हरित क्रांति की जो 2 फेज़ हैं उसके अंदर पहले फेज़ में गेहूं और दूसरी फेज़ में चावल को रखा गया है और उनके उत्पादन में वृद्धि के लिए अनुसंधान कार्य और सभी किए गए हैं। कृषि के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन, वर्तमान समय में देश में बागवानी, फसलें और फल, सब्जी, फूलों की खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और कृषि बचतों में वृद्धि करना, ये सारे जो है ये
क्रांति के उद्देश्य है। इनके द्वारा इस तरह से हरित क्रांति को किया जा रहा है। फिर अब ये जो क्रांति है इसमें कुछ समस्याएं हैं, कुछ कमियां भी हैं। तो इसके द्वारा जो देश में हरित क्रांति के फलस्वरूप कुछ फसलों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है, खाद्यान्नों के आयात में भी कमी आई है और कृषि के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन आया है। फिर भी कुछ कमियां हमको दिखाई देती हैं, जैसे कि हरित क्रांति का प्रभाव जो है वो कुछ विशेष फसलों तक ही, जैसे कुछ खाद्यान्न फसलों पर ही सीमित रहा है, जैसे गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, इसी पर ही इनका प्रभाव रहा है और अन्य फसलों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो इससे व्यापारिक फसलें जो है वो भी अप्रभावित ही है। फिर पूंजीवादी को बढ़ावा मिला है। उर्वरक, सिंचाई और कृषि यंत्रों पे जो भारी मात्रा में निवेश करना पड़ता है, तो छोटे और मध्यम श्रेणी के किसान इस क्षमता से बाहर होते हैं। तो इस तरह से वो इन नई उन्नत चीज़ों का या नई जो तकनीकी है उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। फिर संस्थागत सुधारों की आवश्यकता पर बल नहीं दिया गया है और आय की बढ़ती असमानता के कारण फिर आवश्यक सुविधाओं का अभाव है और क्षेत्रीय असंतुलन है कि कई क्षेत्रों पर तो ये उन्नत किस्में और जो तकनीकी है, उन्नत तकनीकी, वो सभी प्राप्त है, लेकिन कुछ जगह पर, कुछ ही क्षेत्रों में ये प्राप्त है, बाकी सभी जगह पर भारत के सभी राज्यों में इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह से यदि सभी जगह ये सुविधाएं उपलब्ध हो तो धीरे धीरे खाद्यान्न फसलों के अलावा भी दूसरी फसलों में भी पैदावार की उन्नति हो सकती है। धन्यवाद।